गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। आज की वोकैबुलरी से पहला वर्ड दिया है कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है किसी के खिलाफ किसी तरह की कोई साजिश रचना, षड्यंत्र रचना, कोई चाल चलना, उसे बोला जाएगा कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी इज सीक्रेट प्लानिंग बाय ग्रुप ऑफ पीपल टू डू समथिंग इलीगल, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्पिरेसी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं प्लॉट, इंट्रीग, स्कीम और काबल, कबाल। एंटोनिम्स है ट्रूथ, ऑनेस्टी, फेथफुलनेस और राइटियसनेस। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं नो फोर्स, नो कॉन्स्पिरेसी कैन कीप दीज पीपल इन स्लेवरी। किसी भी तरह की कोई ताकत, किसी भी तरह का कोई षड्यंत्र जो है इन लोगों को दासता की स्थिति में नहीं रख सकता। अगला हमारा शब्द है इंस्टिगेट। इंस्टिगेट वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इंस्टिगेट का मतलब होता है किसी को भड़काना, उकसाना, उत्तेजित करना, उसे बोला जाएगा इंस्टिगेट। Someone who instigates an event causes it to happen, that is called instigate. Synonyms आप देख सकते हैं provoke, incite, inspire और prompt. Antonyms से prevent, stop, halt और discourage. Example आप देख सकते हैं we are told that those who instigated the violence in Godhra were members of the Congress. कि हमें ये बताया गया कि जिन्होंने गोधरा कांड में जो है वॉयलेंस क्रिएट की थी, वॉयलेंस को भड़काया था, हिंसा भड़काई थी, वो कांग्रेस के जो है वो मेंबर्स थे। अगला हमारा शब्द है कंपैशन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कंपैशन का मतलब होता है किसी के प्रति सहानुभूति रखना, दया की भावना रखना, संवेदना या करुणा की भावना रखना, उसे बोला जाएगा कंपैशन। कंपैशन इज अ फीलिंग ऑफ पिटी, सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर समवन हु इज सफरिंग, दैट इज कॉल्ड कंपैशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं सिंपैथी, काइंडनेस, पिटी और मर्सी। एंटोनिम्स है क्रूएल्टी, इंडिफरेंस, हार्शनेस और मर्सीलेसनेस। मर्सीलेस, मर्सी से लेस मतलब मर्सिलनेस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द बुद्धा कंसिडर कंपैशन एज द हाईएस्ट वर्च्यू। कि जो गॉड बुद्धा ने क्या बोला था, बुद्धा ने ये कंसीडर किया जो कंपैशन है, जो दया भावना है, सहानुभूतिपूर्ण जो भावना है, वो बहुत अच्छा मतलब हाईएस्ट वर्च्यू है, बहुत हाईएस्ट वो गुण है। अगला हमारा शब्द है प्लाइट। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्लाइट का मतलब होता है किसी भी तरह की बुरी स्थिति में होना, दुर्दशा में होना, उसे बोला जाएगा प्लाइट। इफ यू रेफर टू समवन्स प्लाइट यू मीन दैट दे आर इन अ डिफिकल्ट और डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन दैट इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं प्रेडिकामेंट, क्वांट्री, डिफिकल्टी और डिलेमा। एंटोनिम्स एडवांटेज, सॉल्यूशन, बोन और एक्सप्लेनेशन। एग्जांपल आप देख सकते हैं द नेशन सॉ द प्लाइट ऑफ द फार्मर्स हुज क्रॉप्स हैड डाइड। कि राष्ट्र ने जो है किसानों की दुर्दशा देखी, देश ने जो है दुर्दशा देखी उनकी, क्योंकि उनकी किसानों की जो फसलें थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, नष्ट हो चुकी थी। अगला हमारा एडिटोरियल है, आप हेडिंग देख सकते हैं। दूसरे एडिटोरियल से पहला वर्ड है मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का प्रकटीकरण होना या कुछ घटित होने के संकेत होना, उसे बोला जाता है मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन ऑफ समथिंग दैट इज वन ऑफ द डिफरेंट वेज इन विच इट कैन अपीयर, दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डेमोन्स्ट्रेशन, इंडिकेशन, एक्सप्रेशन और एविडेंस। एंटोनिम्स है कंसीलमेंट, कवर, हाइडिंग और ऑब्सक्योरिटी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं डिफरेंट पीपल्स इन द कॉलोनी हैड डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ द डिजीज। की कॉलोनी में एनिमल्स की बात की गई कि जो कितने भी कॉलोनी में जो एनिमल्स थे उनके जो बीमारियां थी वो अलग अलग उनके प्रकट होने के, घटित होने के अलग अलग उनके कारण थे। जितने भी कॉलोनी में जो थे, जो एनिमल्स थे, जानवर थे, उनमें जो रोग पाया गया तो उन रोगों को उत्पन्न होने वाले या प्रकट होने वाले जो बीमारी थी वो अलग अलग उसके कारण थे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मोनार्की। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मोनार्की का मतलब होता है ऐसा देश जहाँ पे कि राजा या रानी का शासन चलता हो, राजतंत्र उसे बोला जाएगा, तो इंग्लिश में उसे बोला जाता है मोनार्की। इफ द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और रूल बाय किंग और क्वीन इज कॉल्ड मोनार्की। सिनोनिम्स आप देखते हैं किंगडम, सोवेरेनिटी, ऑटोक्रेसी और एम्पायर। एंटोनिम्स है डेमोक्रेसी, रिपब्लिक और नेशन। एग्जाम्पल देख लीजिए इंडिया हैड मोनार्की प्रीवियस टू ब्रिटिश रूल। कि ब्रिटिश राज से पहले भारत में भी क्या था, मतलब मोनार्की शासन था, राजा और रानियां राज करते थे, उस तरह से शासन था हमारे भारत में भी। अगला हमारा शब्द है ट्यूटलेज। ट्यूटलेज वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ट्यूटलेज का मतलब होता है किसी की देख रेख में कोई काम करना, संरक्षण, किसी की सलाह लेना कोई काम करते समय, या दिशा निर्देश मतलब डायरेक्शंस फॉलो करना किसी की,
उसे बोला जाता है ट्यूटलेज। ये न्यू वर्ड है, ध्यान रखिएगा, न्यू वर्ड है ये, अभी तक डिस्कस नहीं किया है हमने। Tutelage. If one person, group or country does something under the tutelage of another, they do it while they are being taught or guided by them. That is called tutelage. Synonyms आप देख सकते हैं, guardianship, education, instruction or teaching. Antonyms हैं danger, ignorance, cripple और exploitation. Example देख लीजिए, Arjun Kapoor is eager to work under the tutelage and vision of दिबाकर बनर्जी। जो अर्जुन कपूर है वो बड़े उत्सुक हैं किसके दिशा निर्देश में काम करने के लिए, जो दिबाकर बनर्जी है उनके विजन में और उनके देख रेख में, उनके संरक्षण में, दिशा निर्देश में काम करने के लिए वो बड़े उत्सुक हैं। कौन? अर्जुन कपूर। अगला हमारा शब्द है कॉन्ट्राडिक्शन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है किसी भी बात को लेकर अंतर विरोध होना, आपस में विरोध होना, उसे बोला जाता है कॉन्ट्राडिक्शन, कंफ्यूजन होना। अ स्टेटमेंट, फैक्ट और एक्शन दैट इज अपोजिट टू और डिफरेंट फ्रॉम अनदर वन, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, डिनायल, कन्फ्लिक्ट, इनकंसिस्टेंसी और ऑपोजिशन। एंटोनिम्स एग्रीमेंट, अप्रूवल, हार्मनी और एक्सेप्टेंस। एग्जांपल देख लीजिए, देयर वर नंबर ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस इन व्हाट ही टोल्ड द पुलिस, कि किसी व्यक्ति ने जो भी कुछ पुलिस के सामने व्यक्त किया, जो पुलिस के उसने बताया, उसमें बहुत सारी जो क्या थी, विरोध था, अंतर विरोध था, बहुत सारी उसमें कॉन्ट्राडिक्शंस थी। अगला हमारा शब्द है एमनेटिंग। एमनेटिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है और ये वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है। एमनेटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज का उत्पन्न होना, प्रकट होना, निकलना, उसे बोला जाएगा एमनेटिंग। इफ समथिंग एमिनेट्स फ्रॉम समवेयर, इट कम्स फ्रॉम देयर, दैट इज कॉल्ड एमिनेटिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, एमर्जेंट, एमिट, इशू और ओरिजिनेट। एंटोनिम से ऑब्जर्विंग, चेक, डिपार्ट और डिसअपियर। एग्जाम्पल देख लीजिए, द हेडी अरोमा ऑफ वुड स्मोक एमिनेटेड फ्रॉम द स्टोव, कि चूल्हे से जो है इस तरह की जो एक्रिड अरोमा था लकड़ी की, जब लकड़ी जलाई गई चूल्हे में तो किस तरह से जो स्मोक हुआ, किस तरह से धुआं आया, वहां पे लकड़ी की तरफ फील हुआ कि जो लकड़ी जलने की जैसे स्मेल आती है, तो उस तरह से वो स्मेल वहां से उत्पन्न हुई जब लकड़ी को जलाया गया चूल्हे में। तो ये आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स और फ्रेजेस। तो हमारा पहला जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है malleable. Let me check. Yes, malleable. Malleable होता है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होना, जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हो उसे बोला जाता है malleable। तो हमारा जो पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आज का वो है malleable। malleable ऐसी चीज़ होती है जिसमें लचीलापन हो, बदलाव की क्षमता हो, विपरीत परिस्थितियों में भी ढलने की क्षमता रखने वाला, उसे भी बोला जाएगा malleable। Easy to shape in any desired form is called malleable। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, lead and tin are malleable metals। तो जो शीशा, ये टिन, लेड और टिन जो होता है वो कैसी धातुएं होती हैं, लचीली धातुएं ये होती हैं। अगला हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट वो व्यक्ति होता है जो नारी के प्रति द्वेष की भावना रखे, कटु भावना रखे, मतलब जो फीमेल्स को पसंद ना करे, नारी द्वेषी, उसे बोला जाता है मिसोजिनिस्ट। A murderous misogynist man, तो मैंने एग्जांपल भी दिया गया है, एक ऐसा आदमी जो कि नारी द्वेषी है और वो कैसा है, कातिल है, मर्डरस है। A hater of women is called misogynist। अगला हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है सिमेट्री। सिमेट्री ऐसी जगह होती है जहाँ पे कि दफनाया जाता है डेड बॉडीज को, उस जगह को बोला जाता है सेमेटरी। सेमेटरी। A large burial ground is called cemetery। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, he was buried in हाईगेट सेमेट्री। तो ये सेमेट्री का नाम है हाईगेट, तो उसे कहाँ दफनाया गया, हाईगेट सेमेट्री में उसे दफनाया गया, बरी किया गया। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है इरिगेट। इरिगेट का मतलब होता है सिंचाई करना, फसलों की। कौन कौन से उपकरण हैं जिससे हम सिंचाई कर रहे हैं, कृत्रिम उपकरणों से फसलों की सिंचाई करना, उसे बोला जाएगा इरिगेट। टू सप्लाई लैंड विद वाटर बाय आर्टिफिशियल मीन्स इज कॉल्ड इरिगेट। एग्जाम्पल देख लीजिए, ड्यूरिंग द ड्रॉट द फार्मर्स कलेक्ट रेन वाटर टू इरिगेट देयर प्रोड्यूसेस। प्रोड्यूसेस होता है फसल कि सूखे के समय फार्मर क्या करते हैं, रेन वाटर जो वर्षा का पानी होता है उसको कलेक्ट करके रखते हैं और उससे सिंचाई करने के यूज में लाते हैं ड्यूरिंग ड्रॉट, सूखे के समय। अगला हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कोलीग। कोलीग होते हैं वे व्यक्ति जो जहां हम काम करते हैं तो हमारे जो साथ में काम करने वाले लोग होते हैं, हमारे जो सहकर्मी जिन्हें बोला जाता है, जो साथ में हमारे काम करें, उन्हें बोला जाएगा इंग्लिश में कोलीग। अ कोवर्कर इन एन ऑफिस और इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड कोलीग।
एग्जाम्पल आप दे सकते हैं टॉम टॉम इज माई कॉलीग। तो टॉम क्या है, मेरा कॉलीग है, हम दोनों साथ में एक ही ऑफिस में हम काम करते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे इडियम्स और फ्रेजेस की तरफ। हमारा पहला इडियम है ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा। ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा। ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा का मतलब होता है पूरी तरह से कंफ्यूजन की स्थिति में होना कि क्या करना है, मतलब कुछ समझ ही ना आ रहा हो कि हमें क्या डिसाइड करना है, क्या डिसीजन हमें लेना है, तो उसे बोला जाएगा ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा। In a situation where you have to make choice between things that are equally unpleasant is called horns of dilemma। कि मतलब आप सिंपल हिंदी में देखिए, मैंने लिखा भी यहाँ पे, आगे कुआं पीछे खाई, कि हमें कुछ भी समझ में ना आ रहा हो कि इस तरह से करे या ये काम करे, दैट इज कॉल्ड ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आई वॉज ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा व्हेन आई वॉज ऑफर्ड अनदर जॉब। कि जब मुझे दूसरी जॉब करने का जो है अपॉर्चुनिटी मिली, अवसर मिला, तो मैं बिल्कुल से असमंजस की स्थिति में था, एकदम से बिल्कुल से दुविधा की स्थिति में था। नेक्स्ट हमारा इडियम है होल्ड वंस टंग। होल्ड वंस टंग। होल्ड वंस टंग का मतलब होता है बिल्कुल एकदम चुप्पी साधे रहना, एकदम से साइलेंट रहना, चुप रहना बिल्कुल से। टू बी साइलेंट इज कॉल्ड होल्ड वंस टंग। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, व्हेन शी सेड दैट शी वाज वेरी हार्ड वर्किंग आई हैड टू होल्ड माय टंग। कि जब किसी स्त्री ने, किसी महिला की बात हो रही है, कि उसने जब कहा कि वो बहुत ज्यादा परिश्रमी है, क्योंकि मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है कि वो परिश्रमी है या नहीं है, वो काम करती है या नहीं करती है, तो मैंने एकदम बिल्कुल चुप्पी साध ली। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड माफ कीजिएगा इडियम है। नेक्स्ट हमारा इडियम है नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स। मतलब किसी भी तरह के कोई कठिन नियम या कानून ना होना, आसान नियम होना, आसान कानून होना, इजी रेगुलेशन, उसे बोला जाएगा नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, यू कांट ले डाउन हार्ड एंड फास्ट रूल्स। कि तुम हार्ड और फास्ट रूल जो है वो नहीं ले कर सकते, नहीं बना सकते। अगला हमारा इडियम है लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। मतलब किसी तरह से गुजर बसर करना, खाने रोटी पानी चलना, सिर्फ 2 वक्त का रोटी मिलना, 2 वक्त का खाना मिलना, किसी तरह से गुजारा करना, उसे बोला जाएगा लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, माई फादर अर्नड वेरी लिटिल एंड देयर वर 4 किड्स सो वी लिव्ड हैंड टू माउथ। कि मेरे फादर की जो इनकम थी वो बहुत कम, उनकी इनकम थी बहुत कम, वो कमाते थे, जबकि हम 4 बच्चे थे, इसलिए मतलब किसी तरह से गुजर बसर जो है वो चल रहा था। और हमारा आज का लास्ट इडियम है टर्न अ डेफ ईयर। टर्न अ डेफ ईयर का मतलब होता है किसी को ओबे करने से मना कर देना, या कान पर जूं तक ना रेंगना। किसी को भी, किसी की भी आज्ञा का पालन ना करना, रिफ्यूज टू ओबे, अनसुना कर देना, उसे बोला जाएगा टर्न अ डेफ ईयर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, व्हेन आई आस्क्ड माइकल टू गो विद मी फॉर हेल्प। कि जब मैंने माइकल को कहा कि वो मेरे साथ चले मदद करने के लिए, तो ही जस्ट टर्न अ डेफ ईयर। तो उसने बिल्कुल से पूरी तरह से ये बात अनसुनी कर दी, उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। तो ये जो आज का हमारा लास्ट इडियम था, टर्न अ डेफ ईयर। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज के द हिंदी ट्यूटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।